चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी प्रतिगिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आज हम जो है हमारे ओसीएम के 5th चैप्टर से की तरफ बढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। तो चलिए एक करके चीजें को शुरुआत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज ई बिजनेस। ई बिजनेस ये टर्म आता कहां से? ये जो ई बिजनेस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। जब कभी भी जब धंधा होता है यानी जो बिजनेस होता है, अगर वो आपके इंटरनेट के माध्यम से किया जा रहा है तो उसको हम लोग ई बिजनेस क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे हम लोग? ई बिजनेस। जब कभी भी जो गुड्स क्या किए जा रहे, खरीदे और बेचे जा रहे हैं आपके इंटरनेट के थ्रू या फिर ऑनलाइन मोड के थ्रू, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आपका ई बिजनेस क्या कहेंगे। जो आइडिया था ई बिजनेस का वो स्टार्ट कब हुआ था? लेट 1990s में चालू हुआ था, जब कंपनी आईबीएम ने ये जो टर्म यूज किया था। जो मेन पर्पस का ई बिजनेस था वो यह था कि लोगों को क्या मिल रहा है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां पे वो इजिली सामान खरीद और बेच सके। ठीक है, फिर यहां पे अगर मैं बात करूं तो आज के डेट में अगर आपके ये जो ई बिजनेस, वो ई बिजनेस अगर हम बात करें टोटल कितने टाइप में डिवाइडेड है? 6 टाइप में। एक बी2 में बी2सी, सी2बी, सी2सी, सी2ए और सी2ए। समझ में आ गया? अब एक एक करके हम यहाँ पे चीजें खरीदेंगे। अब मान लीजिए दो कंपनी है, ठीक है, दो बिजनेस क्या कर रही है? एक दूसरे से सामान खरीद रही है या फिर बेच रही है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? बी2बी ट्रांजेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बी2बी ट्रांजेक्शन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ टाटा कंपनी, ठीक है, टाटा मोटर्स की बात करो। अब टाटा मोटर्स में जितने भी पार्ट सकते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ टायर्स की बात कर लेते या फिर इंजन की बात कर लेते, तो सभी सभी एक कंपनी कोई भी सारी चीज बनाती नहीं, वो क्या कहती है? वो अलग अलग कंपनी से क्या खरीदती है। जैसा फॉर एग्जाम्पल वो टायर जो है वो एमआरएफ से ले रहे, क्या ले रहे? एमआरएफ से ले रहे। अब जो एमआरएफ टायर है वो किसको बेच रहा है? टाटा मोटर्स को बेच रहा है। क्या वो टाटा मोटर्स का आपका उसको यूज करने वाला नहीं, वो उसको असेंबल करने के लिए, मतलब आगे वो बेचने वाला है। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन वो दो अलग अलग दो बिजनेसेस के बीच में हुआ, तो इस तरह के ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? बी2बी ट्रांजेक्शन क्या बोलते हैं। बी2सी मतलब क्या होता है? जब कभी भी अब फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स ने क्या किया? टायर खरीदा, उसने टाटा की एक गाड़ी जो थी असेंबल कर दी। अब टाटा की एक गाड़ी असेंबल करने के बाद वो क्या कर रहा है? वो शोरूम में बेच रहा है। किसको बेच रहा है? कंज्यूमर को बेच रहा है। तो कंज्यूमर आके उसको खरीद रहा है। हाँ, खरीद रहा है। तो यहाँ पे अब बिजनेस ने क्या किया? अल्टीमेट कंज्यूमर को क्या किया? आपका कार बेचा है। क्या बेचा है? कार बेचा है, जो उसको अपने पर्सनल यूज के लिए क्या यूज करने वाला है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस टू कंज्यूमर यानी बी2सी बोलते हैं। अब यहाँ पे सी2बी वाला होता है। सी2बी मतलब आता है जब कभी भी कस्टमर जो होता है क्या करता है? अपने हिसाब से किसी भी प्रोडक्ट में जब क्या चाहता रहता है? मॉडिफिकेशन चाहता रहता है या फिर कस्टमाइजेशन चाहता है अपने हिसाब से, तो वो क्या करता है? एक जो कंज्यूमर है वो बिजनेस को क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंजीनियरिंग के जो कोर्सेज चलते हैं, अब इंजीनियरिंग के कोर्सेज में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं अब उनकी सिलेबस सबके अलग अलग होते हैं, तो वहां पे जो स्टूडेंट्स हमारे पास रिक्वेस्ट डालते हैं कि भैया हमें क्या चाहिए? हमें हमारे सिलेबस के हिसाब से कोर्स चाहिए, तो हम उसको मॉडिफाई करके दे रहे हैं। तो यहाँ पे अल्टीमेट जो कंज्यूमर क्या कर रहा है? बिजनेस को अप्रोच कर रहा है अपनी कस्टमाइजेशन का, अपने मॉडिफिकेशन के लिए। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सी2बी वाला ट्रांजेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? सी2सी ट्रांजेक्शन। सी2सी ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है? जब कभी भी एक कंज्यूमर, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक गाड़ी बची हुई है, क्या पड़ी हुई है? गाड़ी पड़ी हुई है। अब मैं इसको यूज नहीं करना चाहता। क्या करना चाहता? मैं इसको यूज नहीं करना चाहता, बहुत हो गया, मैं नहीं लेना चाहता। तो मैं क्या करूंगा? मैं क्विकर हो गया या फिर OLX हो गया, उस पर उसकी एक इमेज अपलोड करूंगा, कितने में बेचना चाहता हूं मैं अपलोड करूंगा, उससे बाकी सारे डिटेल्स में यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो सामने कोई एक दोस्त था बेंगलुरु में, उसको वो गाड़ी पसंद आ गई, अब वो गाड़ी लेने आ रहा है। अब यहाँ पे मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, सामने वाला खरीदा, अब मैं बेच रहा हूँ, क्या मेरा डेली का धंधा? नहीं, मैं भी एक कंज्यूमर ही हूं। अब वो मेरे पास पुरानी हो गई थी इसलिए मैं बेच रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं लेनी है। क्या लेनी है? नहीं लेनी है, इसलिए मैं बेच रहा हूं। तो ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सी2सी ट्रांजेक्शन क्या बोलते हैं, जब कभी दो कंज्यूमर के बीच में। बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? जब कभी बिजनेस क्या कर रहा है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में अपने बिल पे कर रहा है या फिर रजिस्ट्रेशन कर रहा है या फिर टैक्स पे कर रहा है, ठीक है, या फिर किसी लाइसेंस या फिर किसी परमिट के लिए क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। अब कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? जब कभी भी एक इंडिविजुअल सिटीजन जो होता है देश का, वो क्या करता है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अप्रोच करता है कोई डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए, आधार कार्ड बनवाने के लिए या फिर पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे ये क्या करे? कंज्यूमर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास जा रहा है, सही बात है। तो ट्रांजेक्शन किसके बीच में है? कंज्यूमर के बीच में और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बीच में। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन वाला डिपार्टमेंट क्या बोलते हैं। समझ में आ गया? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द ई बिजनेस। अब ई बिजनेस शुरू करने के बाद हमें क्या क्या फायदे देखने मिलते हैं, क्या अच्छी चीजें जो हमें देखने मिलती है वहां पे, ये चीज हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो बेनिफिट्स क्या ई बिजनेस के? ई फॉर इजी फॉर्मेशन।
अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर मैं ट्रेडिशनल शॉप खोलना चाहता हूँ, फिजिकल शॉप खोलना चाहता हूँ, तो वहां पे बहुत खर्चा लगता है, लैंड का खर्चा लगता है, फर्नीचर का खर्चा लगेगा, फिर स्टॉक्स का खर्चा लगेगा, वैसे बहुत सारे क्या खर्चे रहते हैं। लेकिन जब मैं एक बी बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, मुझे ज्यादा खर्चे नहीं लगते, बहुत इजी भी स्टार्ट करना, सिर्फ एक कंप्यूटर चाहिए रहता है, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए रहता है और एक वेबसाइट चाहिए रहता है, जो आपके फिजिकल दुकान खोलने से बहुत कम का खर्चा क्या कैरी करता है। फिर नेक्स्ट आता है लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। मैंने ऑलरेडी बताया, जब अगर हमें फिजिकल स्टोर कर रहा है तो हमें वहां पे क्या अलग अलग स्टॉक भी चाहिए रहता है, अलग अलग एसेट्स भी चाहिए रहते हैं और साथ ही साथ कुछ एम्प्लॉइज भी चाहिए रहते हैं। बट जब हम क्या करते हैं, जब हम ई बिजनेस खोलते हैं, तो ई बिजनेस में हमें कोई एसेट नहीं चाहिए रहता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं चाहिए, एक कंप्यूटर, एक इंटरनेट का कनेक्शन और एक वेबसाइट चाहिए रहता है और एक आधा एम्प्लॉय चाहिए रहेगा तो चाहिए रहेगा, इससे ज्यादा का खर्चा नहीं आता है। समझ में आया? तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कम लगती है। कन्वीनियंस, अब फिजिकल जो शॉप्स होती है वो क्या होती है, वो हफ्ते में एक दिन बंद रहेगी, ठीक है, साथ ही साथ एक पर्टिकुलर टाइम रहता है कि सुबह इतने बजे खुलेगी और शाम को इतने बजे बंद हो जाएगी। लेकिन जब हम ई बिजनेस की बात करते हैं, तो ई बिजनेस क्या होता है, 24 की 24 घंटे चालू होता है और 365 के 365 दिन का चालू होता है, जहां पे जो बायर है वो कभी भी क्या कर सकता है, सामान खरीद सकता है और सेलर जो है कभी भी सामान क्या बेच सकता है, कोई भी रोक टोक होता नहीं है। स्पीड की अगर मैं बात करूं, जो ई बिजनेस है बहुत ज्यादा फास्ट है। क्यों? क्योंकि सारी जो इंफॉर्मेशन होती है खरीदने और बेचने की, वो इंस्टेंट क्या की जाती है, शेयर की जाती है इंटरनेट के माध्यम से बाय क्लिकिंग अ बटन, ठीक है। ग्लोबल एक्सेस, अब ऑलरेडी बात है, एक फिजिकल जो दुकान होगी उसका क्या रहता है, उसका एक्सेस कहां तक रहेगा, एक एरिया तक रहेगा या फिर एक लोकेलिटी तक ही रहेगा। लेकिन जब आप ई बिजनेस खोल देते हो, चाहे आप एक छोटे से छोटे गांव में रह के खोलो, अब उसका जो एक्सेस होता है वो ग्लोबल होता है। कोई बंदा अमेरिका से मंगवा सकता है, चाइना से भी मंगवा सकता है, रशिया से भी मंगवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका क्या मिलता है, ग्लोबल एक्सेस मिलता है। मूवमेंट टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी, अब ई बिजनेस ने क्या कर दिया, ई बिजनेस ने पेपर का जो काम था, वो पेपर का काम बहुत रिड्यूस किया है, क्योंकि सारा जो काम होता है वो ऑनलाइन होता है। जो भी आपका बिल होता है, सारी चीज होती है वो पीडीएफ के माध्यम से या फिर सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से भेजा जाता है। फिर आता है गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट आज की डेट में ई बिजनेस को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, उनको फेवरेबल और ट्रांसपेरेंट एनवायरमेंट प्रोवाइड करके ये बिजनेस बहुत ही इजीली और सेफली क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। इजी पेमेंट, अब यहां पे देखो, ई बिजनेस बहुत ही सिंपल और क्विक पेमेंट आपको क्या प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। आप पेमेंट जो है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर से आप इजीली कर सकते हो और पेमेंट कभी भी कर सकते हो, किधर से भी कर सकते हो। समझ में आ गया? ये आपकी चॉइस होती है कि आपको कैसे करना है, किस तरीके से करना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आते हैं लिमिटेशंस। लिमिटेशंस मतलब क्या होता है, लिमिटेशंस मतलब सीधी सीधी बात करूं तो आपका डिसएडवांटेजेस क्या है। अब तक हमने क्या पढ़ा, आपके एडवांटेजेस पढ़े, पर डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहली चीज लैक ऑफ पर्सनल टच है। आप जब कभी भी दुकान में जाते हो तो आप क्या देखते हो, कोई भी सामान जब खरीदते हो तब उसको छू के देख सकते हो, उसको फील कर सकते हो, टच कर सकते हो। बट लेकिन ऑनलाइन में जब जाते हो तो आपके पास ये ऑप्शन होता है नहीं, ये आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। डिलीवरी टाइम, अब यहाँ पे जब कभी भी आप फिजिकल दुकान में जाते हो, आप पैसे दे दो और तुरंत आपको सामान मिल जाता है। बट लेकिन जब ऑनलाइन में जाते हो तो आप पैसे तो दे देते हो या फिर सीओडी करवा, लेकिन डिलीवरी करने में क्या लगता है, 2 से 3 दिन का टाइम क्या लगता है। सिक्योरिटी इश्यूज, अब यहाँ देखो फिजिकल दुकान में जाता पूरी दुकान होती है, सब कुछ होता है, आप कुछ भी इशू आप लेके जा सकते हो। बट ऑनलाइन में आपको पता नहीं होता सामान कहां से आ रहा है, किधर से आ रहा है। और साथ ही साथ दिक्कत ये भी रहती है कि कई बार ऑनलाइन स्कैम हो जाते हैं, हैक हो जाते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, लीक हो जाती है। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट क्या कर सकता है, कई बार गवर्नमेंट जो है आपके ऑनलाइन बिजनेस को मॉनिटर और कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो ये बहुत थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है कंपनीज के लिए फ्रीली काम करना। हाई रिस्क, ये बिजनेस में हाई रिस्क होता है क्योंकि यहाँ पे बायर और सेलर के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होता नहीं है। अगर कोई भी फ्रॉड या फिर चीटिंग होती है तो ये बहुत ही हार्ड बन जाता है कि कोई भी लीगल एक्शन लिया जा सके या फिर अपने पैसे क्या रिफंड करवा सके। समझा? अब यहाँ पे अब बात करते हैं हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्या होता है? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की सीधी सीधी बात करूं, ऐसा कोई भी लेन देन, ऐसी कोई भी लेन देन की एक्टिविटी जो ऑनलाइन मोड पे की गई हो या फिर इंटरनेट के माध्यम से की गई हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बोलते हैं। यही बोला गया, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हैपेंस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, इट कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट एन इंटरकनेक्ट कनेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो बाय और जो सेलिंग होती है गुड्स की, वो ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू होती है, ठीक है। जब कभी भी एक कस्टमर क्या करता है, कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी सर्विस इंटरनेट के थ्रू खरीदता है और पेमेंट ऑनलाइन करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन क्या बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, व्हाट आर द प्रोसीजर ऑफ द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। आपके प्रोसीजर क्या होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का, वो हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज, एक जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर कहाँ जाता है, वेबसाइट पे जाता है। वेबसाइट पे जाने के बाद वो सबसे पहली चीज अपने आप को वेबसाइट के साथ क्या रजिस्टर करता है, जहाँ पे अपना नाम डालता है, फोन नंबर डालता है, एड्रेस डालता है, ये सारी चीजें डालता है, ठीक है। ये पहला स्टेप होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में, ठीक है। अब लॉगिन करके नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ये सारी चीजें वो फिल करता है और वो सारी चीजें आपकी बहुत ही सेफली वेबसाइट पे के डाटाबेस में जाके सेव हो जाती है।
ठीक है। अब सिक्योरिटी रीजन के वजह से, ठीक है, तो बायर का एक अकाउंट और एक शॉपिंग कार्ड क्या दिया जाता है। शॉपिंग कार्ड में वो क्या कर सकता है, उसको जो भी सामान चाहिए वो सामान को वो क्लिक करके ऐड टू शॉपिंग कार्ड में क्या इंक्लूड कर सकता है, और जब भी उसको लगे तो वो ऑर्डर प्लेस करता है। अब शॉपिंग कार्ड में इंक्लूड कर दिया। अब ये दूसरा स्टेप क्या होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में, अब बायर वेबसाइट पे पूरा क्या करता है, एक्सप्लोर करता है कि उसको कौन सा सामान चाहिए, कितने रेट में चाहिए, क्या है कैसा है, और जो भी उसको सुटेबल लगता है उसको वो सिलेक्ट करता है, शॉपिंग कार्ट में ऐड करता है। शॉपिंग कार्ट में ऐड करने के बाद अब उसको समझ में आता है बायर को कि कौन से उसने आइटम ऐड कर लिए, हर एक की क्वांटिटी कितनी और टोटल कितना हो रहा है और हर एक प्रोडक्ट का प्राइस कितना, ये पता चलता है। अब पेमेंट क्या होता है, लास्ट स्टेप होता है। अब ट्रांजेक्शन, अब बायर क्या करता है, अब सिलेक्ट कर लिया, अब वो क्या करता है, बाय नाउ पे क्लिक करता है। अब बायर क्या करता है, पेमेंट मेथड सिलेक्ट करता है। अब ऑनलाइन पेमेंट अगर मैं बात करूं, बहुत ही आपका क्या होता है, हाईली सिक्योर होता है डाटा प्रोटेक्शन के साथ। डाटा प्रोटेक्शन मतलब इंक्रिप्शन के साथ। इंक्रिप्शन मतलब जब कभी भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल रहे हो, तो जब कभी इंफॉर्मेशन डालती हो तो ऑटोमेटिकली जब आप एंटर करते हो तो वो क्या होता है, वो अलग अलग सिंबल्स में क्या हो जाता है, कोड हो जाता है। क्या हो जाता है, कोड हो जाता है। और डिकोड कब होता है, जब वो सामने वाले एक पर्सन के पास जाता है तभी वो डिकोड होता है, वरना वो डिकोड होता नहीं है। अब यहाँ पे जब आप पेमेंट करते हो तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। सीओडी आता है, सबसे पहले कैश ऑन डिलीवरी। इसका मतलब ये होता है कि सामान जब आपके पास पहुंच जाएगा तो आप तुरंत इमीडिएट पेमेंट करोगे। चेक क्या होता है, जो बायर क्या करता है, एक चेक सेंड करता है सेलर को। अगर एक बार जब चेक जो क्लियर हो जाता है तो सेलर क्या करता है, फिर प्रोडक्ट क्या बेचता है। नेट बैंकिंग मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो बायर है वो क्या करता है, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करता है अपने बैंक अकाउंट से किसके अकाउंट में, सेलर के अकाउंट में। एक बार जब सेलर को पेमेंट मिल जाता है तो फिर वो क्या करता है, गुड्स बेचता है। ये बहुत ही सेफ और क्विक वे ट्रांसफर मनी करनी है। फिर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, जो बायर होता है वो अपना डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड यूज करके क्या करता है, आपका जो सामान लिया रहता है उसका पेमेंट करता है। फिर डिजिटल कैश आता है। डिजिटल कैश एक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक मनी है, इलेक्ट्रॉनिक मनी है जो ऑनलाइन बेसिस, ऑनलाइन में ही क्या अवेलेबल होता है। इसका कोई भी फिजिकल फॉर्म होता नहीं है और ये लोगों को अलाउ करता है कि रियल मनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में क्या यूज करने के लिए। डन, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट आते हैं हम बाइंग सेलिंग प्रोसेस। अब कोई भी सामान खरीदने या फिर बेचने का उसका क्या प्रोसेस होता है, क्या तरीका होता है, वो चीज हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे। चलो एक एक करके चीजें देखते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज क्या करता है, जो बायर होता है वो दुकान पे जाता है। दुकान पे जाने के बाद सबसे पहले क्या करता है, वो आपका सामान क्या सिलेक्ट करता है, क्या करता है, ढूंढता है। और ढूंढने के बाद उसको क्या गुड्स मिल जाते हैं, और गुड्स मिलने के बाद अब वो क्या करता है, प्राइस नेगोशिएट करता है कि भैया नहीं इतने में कर दो, या फिर ये चीज कर दो, वो कर दो, ठीक है, इतना कर दो। नेगोशिएट करने के बाद अब डिलीवरी उसको कब चाहिए रहती है, कितना टाइम पे चाहिए रहती है, वो चीज उसको क्या मिल जाती है। फिर उसके बाद वो सामान क्या बिक जाता है। अब जो पेमेंट जो होता है, पेमेंट और डिलीवरी हो सकता है कि आपका पेमेंट के पहले हो, डिलीवरी पेमेंट पहले हो जाए, डिलीवरी बाद में हो, या फिर पहले क्या हो जाए, डिलीवरी का जब करने आते हैं तब पेमेंट हो, तो ऐसे कुछ होती है। फिर उसके बाद बेचने के बाद की जो एक्टिविटी है वो सारी चीजें क्या परफॉर्म होती है। समझ में आ गया, ये आपका पूरा क्या प्रोसेस था। अब नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग मतलब क्या होता है, आउटसोर्सिंग में बेसिकली हम तीन कंसेप्ट पढ़ेंगे, बीपीओ पढ़ेंगे, केपीओ पढ़ेंगे और एलपीओ पढ़ने वाले। समझ में आ गया, तो हर एक चीज में जो यहाँ पे बताऊंगा उसको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है चीजों को। सबसे पहली चीज, आउटसोर्सिंग मतलब क्या होता है, जब कभी भी हमारा एक बहुत अच्छा खासा बिजनेस होता है। अब बिजनेस में कई सारी एक्टिविटीज होती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का होता है, पैकेजिंग का होता है, मार्केटिंग का होता है। अब एक जो बिजनेसमैन, अब जो कि एक मैन्युफैक्चरर है, अगर वो क्या करेगा, वो ट्रांसपोर्टेशन भी देखेगा, एडवर्टीजमेंट भी देखेगा, ठीक है, साथ ही साथ ह्यूमन रिक्रूटमेंट भी देखेगा, तो उसके पास बहुत ज्यादा काम हो जाएगा और वो प्राइमरी जो उसका काम है मैन्युफैक्चरिंग करना, उस पर फोकस नहीं कर पाएगा। तो आज के डेट में क्या करते हैं बिजनेसमैन, वो क्या करते हैं, उनका जो प्राइमरी काम है प्रोडक्शन करना, उस पर फोकस करने के लिए वो बाकी सारी एक्टिविटीज का क्या कॉन्ट्रैक्ट किसी और फर्म को दे देते हैं। समझ में आ गया, तो जब कभी भी हम हमारे बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी को क्या करते हैं, हम किसी और को सौंप देते हैं कि भैया आप मेरे बिहाफ पे ये सारी एक्टिविटी करो, आपका जो भी फी रहेगा, जो भी आपका फीस रहेगा, वो फीस मैं पे करूंगा। तो इस तरह की चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग। देखो यही बोला गया, आउटसोर्सिंग मींस गिविंग सम बिजनेस वर्क टू अ स्पेशलाइज्ड आउटसाइड एजेंसी टू हैंडल इट। जब कभी भी हम कोई भी काम जो होता है, वो बिजनेस का कोई भी काम होता है, उसको हम किसी और फर्म को देते हैं जो कि उस काम में बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड होता है, प्रोफेशनल होता है, तो उसको इस पर्टिकुलर चीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग बोलते हैं। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है हमारे खर्चे कम हो जाते हैं, साथ ही साथ हमें फुल टाइम स्टाफ हर एक चीज के लिए हायर करना पड़ता नहीं है। साथ ही साथ हम क्या कहते हैं, इस स्किल्स को और इस जो एक्सपीरियंस एक्सपर्ट्स का, ठीक है, उनको जब दे देते हैं तो हम उनकी जो स्किल्स है, उनका जो एक्सपीरियंस हमारे पर्टिकुलर काम के लिए क्या यूज कर सकते हैं।
अब आउटसोर्सिंग की नीड क्या है? सबसे पहली चीज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, आउटसोर्सिंग की नीड क्या है? नीड ये होती है कि जो आपका मैन्युफैक्चरर होता है, अगर वो हर एक चीज पे ध्यान देगा तो उसका जो मेन काम है प्रोडक्शन का ना, उस पर वो कभी भी ध्यान दे नहीं पाएगा। तो इसी चीज को हम खत्म करने के लिए, इसी चीज को हम क्या थोड़ा सा रिडीम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम आपका आउटसोर्स क्या करते हैं। सबसे पहली चीज क्या आता है? एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्स। आउटसोर्सिंग एडवांटेजेस क्या है? पहले क्या आता है? ओवर कॉस्ट एडवांटेजेस। देखो जब कभी अब एक ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन खुद कर रहा हूं, मैं खुद एक जगह से दूसरी जगह सामान बेचा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ट्रक्स खरीदने पड़ेंगे, ट्रक्स के बाद उसके मेंटेनेंस का ध्यान रखना पड़ेगा, फिर उसके लिए पार्किंग लॉट खरीदना पड़ेगा, फिर उसके बाद मुझे ड्राइवर्स खरीदने पड़ेंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। और वही अगर मैं उसको आउटसोर्स कर देता हूं, किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी को दे देता, तो मुझे कुछ खरीदना पड़ेगा नहीं, बस जो डिलीवरी का जो पार्ट है, वो डिलीवरी का पार्ट जो है, उसका जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट मुझे पे करना, उसके अलावा कुछ पे करना रहेगा, उसके अलावा मुझे कोई भी अमाउंट पे करना नहीं होगा। फिर क्या आता है? स्टिमुलेट्स एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट। आउटसोर्सिंग क्या करता है? जब हम अपना काम किसी और को दे देते हैं, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी को ही दे देते, अब ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास रिक्वायरमेंट आएगी तो क्या करेगा? नया ट्रक खरीदेगा, ठीक है, नए ड्राइवर्स को हायर करेगा, तो यहाँ पे क्या जॉब क्रिएट हो रहा है। तो वही चीज यहाँ पे बोलिए, आउटसोर्सिंग क्या करता है? नहीं, जॉब क्रिएट करता है, अपॉर्चुनिटीज देता है और एनकरेज करता है छोटे छोटे बिजनेस को कि वो क्या कर सके, गुड्स जो एक्सपोर्ट कर सके कंट्री के बाहर। लो मैन पावर का, सही बात है। अगर जैसे मैंने कहा, अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन खुद करता तो मुझे क्या करना पड़ता? मुझे ड्राइवर्स हायर करने पड़ते, सही बात है। लेकिन जब मैं क्या कर रहा हूं, मैं जब किसी और को दे रहा हूं, तो मुझे मैन पावर का कॉस्ट उठाना पड़ेगा क्या? नहीं, मुझे बस उसका जो ट्रांसपोर्टेशन की जो चीज है वही उठानी पड़ेगी, वरना नहीं उठानी पड़ेगी। एक्सेस टू प्रोफेशनल एक्सपर्ट एंड हाई क्वालिटी सर्विस। अगर देखो एक एंटरप्रेन्योर अगर काम करेगा तो जरूरी नहीं कि वो एंटरप्रेन्योर हर एक चीज में बहुत ज्यादा स्किल्ड हो, हर चीज में बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो, सही बात है। तो हर एक बंदा कुछ पर्टिकुलर चीज में ही नॉलेजेबल या फिर स्किलफुल होता है। तो अगर मैं वही काम किसी और को दे दूंगा जो उसमें स्पेशलाइज्ड है, स्किल्ड है, तो वो काम को वो और अच्छे से क्या प्रोसीड करेगा। एम्फेसिस ऑन द कोर प्रोसेस रादर देन द सपोर्टिंग वंस। अब यहाँ पे जब जो आपका मैन्युफैक्चर होता है, जब क्या होता है, वो जब कोई भी एक्टिविटी क्या करता है? आउटसोर्स कर देता है। तो आउटसोर्स करने की वजह से होता क्या है? आउटसोर्स करने की वजह से ये होता है कि जो मैन्युफैक्चर होता है वो सिर्फ प्रोडक्शन पे प्योरली क्या ध्यान दे पाता है, उसको बाकी सारी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिर क्या बोला? इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स आर रिड्यूस। अब यहाँ पे सेम चीज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, अगर एक ट्रांसपोर्टेशन का चीज अगर मैं खुद देखता तो मुझे वहां पे पैसे लगाने पड़ते, क्यों? क्योंकि मुझे ट्रक लेना पड़ता, पार्किंग लेनी पड़ती, ड्राइवर्स करना पड़ता, तो इन्वेस्टमेंट वहां पे बहुत ज्यादा होता। लेकिन जब मैं आउटसोर्स कर रहा तो ये सब चीज मुझे खरीदने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल भी खरीदने की जरूरत नहीं। फिर क्या आता है? इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। आउटसोर्सिंग क्या करता है? देखो जब कभी भी कोई काम अगर एक प्रोफेशनल बंदा कर रहा है जो उसमें स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस है, तो काम को और ज्यादा अच्छा करेगा, जिससे वेस्टेज कम होगा। और वहीं अगर बंदा जैसे मेरे जैसा बंदा करे, जिसको ट्रांसपोर्टेशन का टी भी नहीं आता है, वो करेगा तो बट ऑब्वियसली बात है, खर्चा भी बहुत ज्यादा होगा, नुकसान भी बहुत ज्यादा होगा, रिसोर्सेज यूज भी नहीं होंगे। नॉलेज शेयरिंग। अब आउटसोर्सिंग क्या करता है? अलाउ करता है कंपनी को कि वो क्या नॉलेज और जो अच्छी चीजें होती है वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, जो हेल्प करता है दोनों ही कंपनी को ग्रो और अच्छी गुडविल के मार्केट में क्रिएट करने के लिए, सही बात है। अगर एक ट्रांसपोर्टेशन वाला और एक मैं हूं, हम जब डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे, तो वो अपनी आइडियाज मुझसे शेयर कर रहा हूं, मैं अपने आइडियाज उसके साथ शेयर करूंगा, जिससे ये दोनों ही चीजों को जब हम शेयर करेंगे तो हम दोनों को ही क्या ग्रो करने में हेल्प होगा। ठीक है। एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग या फिर लिमिटेशंस बोलते हैं। सबसे पहली चीज क्या है? लैक ऑफ कस्टमर फोकस। ठीक है, जो आउटसोर्सिंग कंपनी है वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है बहुत सारी कंपनी के साथ काम कर रही हो, बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम कर रही हो, तो हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर कंपनी पे पूरा ध्यान ना दे पाए, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ वर्क क्या गिरेगा। थ्रेट टू सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। जब कभी भी एक कंपनी क्या करती है, दूसरी कंपनी के साथ मिलकर काम करती है, तो वहां पे उसको कई सारे इंफॉर्मेशन उसकी शेयर करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उसकी जो सिक्रेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी वो क्या होती है? वो रहती नहीं है। डिससैटिस्फैक्टरी सर्विसेज। कई बार जो सर्विसेज आउटसोर्स कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, वो हो सकता है वो डिले हो या फिर अच्छी क्वालिटी की नहीं हो, जो आपकी जो मेन कंपनी है उसको क्या कर सकता है? उसको डिससेटिस्फाई क्या कर सकता है? डिसअपॉइंट कर सकता है। एथिकल इश्यूज। आउटसोर्सिंग वर्क जो होता है कंपनीज का, जो दूसरी कंट्रीज में हो सकता है, वो आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज अपनी खुद की कंट्री में से क्या लेके जा सकते हैं, जो एक एथिकल कंसर्न है। फिर बाकी सारे डिसएडवांटेज है, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, दो कंपनी और आउटसोर्सिंग एजेंसी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट और दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ठीक है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कई बार प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, कम्युनिकेशन नहीं होता पाता दोनों ही पार्टीज के बीच में। पुअर क्वालिटी एंड डिलेड सर्विस। जो सर्विस है वो सर्विस के से हमें जो एक्सपेक्टेड क्वालिटी है वो शायद क्वालिटी हमें अच्छी ना मिल पाए, या फिर जो डिलीवरी है वो डिलीवरी भी प्रॉपर मिल ना पाए, लेट हो। समझा? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम बेसिकली अब पढ़ने वाले बीपीओ। ये क्या है? अब कुछ नए फॉर्म्स आउटसोर्सिंग है वो हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं। अब हमारा जो आगे का पार्ट है वो क्या है आपका?
सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका क्या मिल रहा है, आपका बीपीओ मिल रहा है। बीपीओ मतलब क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग मतलब क्या होता है, जब कभी भी हमारी कंपनी का कुछ काम हम क्या करते हैं, हम दूसरे कंपनी को देते हैं या फिर दूसरे फर्म को दे देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीपीओ बोलते हैं। उसी तरीके से केपीओ होता है, केपीओ बीपीओ का ही पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा स्किल्ड और नॉलेज बेस्ड वर्क क्या होता है, ये चीज हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बीपीओ हम सबसे समझ लेते हैं। ठीक है, बीपीओ मतलब ऑलरेडी मैंने बताया, बीपीओ एक ऐसा पार्ट है आउटसोर्सिंग का जहां पे हम कंपनी का काम जो होता है, कुछ जो बिजनेस टास्क होते हैं वो थर्ड पार्टी को दे देते हैं जो सर्विस प्रोवाइडर था। ये जो टास्क होते हैं, अगर मैं बात करूं, इतने इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज नहीं होती है जो कंपनी खुद से हैंडल क्या करना चाहती हो। ठीक है, बीपीओ से हेल्प क्या होता है, ये कंपनी का जो कॉस्ट है वो कम कर देती है और साथ ही साथ जो काम होता है वो बहुत अच्छी तरीके से होता है। अब एडवांटेजेस क्या, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, जब कभी भी काम को एक प्रोफेशनल बंदा करेगा, स्किल्ड बंदा करेगा, तो वहां पे काम का रिजल्ट जो बहुत अच्छे से आएगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, सही बात है, जब एक प्रोफेशनल बंदा करेगा, स्किल्ड पर्सन करेगा, तो वहां पे जो लॉसेस होंगे या फिर जो नुकसान होंगे, वेस्टेज होंगे, वो कम होंगे। रिडक्शन इन कॉस्ट, आप बीपीओ क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कंपनी को कि कई सारा जो पैसा वो बचाने के लिए, और ये एक्सपेंसेस क्या करता है, रिड्यूस करता है और प्रोडक्टिविटी क्या बढ़ाता है। फिर आता है इंप्रूव्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, जो बीपीओ होता है वो क्या करता है, कंपनी को एक्सेस देता है कि वो जो वेल ट्रेड और जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं उनको लोअर कॉस्ट पे क्या कर सके, इंप्रोवाइज कर सके। फिर नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ बीपीओ। डिसएडवांटेजेस ऑफ बीपीओ में क्या आता है, सबसे पहली चीज कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है। अब कई बार यहाँ पे हो सकता है कि जो कंपनी होगी, जो आउटसोर्स कंपनी है, उनके बीच में प्रॉपर कन्वर्सेशन ना आ पाए, जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स का इंक्रीज हो सकती है। डिफरेंट टाइम जोन, अब हो सकता है कि आपकी जो कंपनी होगी, जो आउटसोर्स कंपनी हो, वो अलग अलग टाइम जोन में का काम करती हो, मतलब अलग अलग देश में काम करती हो, जिसकी वजह से कई बार आपकी मीटिंग्स प्रॉपर ना हो पाए या फिर कम्युनिकेशन प्रॉपर ना हो पाए। लॉस ऑफ कंट्रोल, अब कम्युनिकेशन इश्यू की वजह से, टाइम डिफरेंसेस की वजह से जो कंपनी है वो कई बार जो कंट्रोल होता है प्रोजेक्ट पे, वो कंट्रोल शायद लूज कर बैठे। फिर नेक्स्ट आता है केपीओ। केपीओ अगर मैं बात करूं तो आपका क्या होता है, सीधी सीधी अगर मैं बात करूं, ये आपका एक ऐसा टाइप का आउटसोर्सिंग है जो नॉलेज बेस्ड होता है, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्या होता है, जो कि वर्कर्स होते हैं दूसरी कंपनी में या फिर सब्सिडरी सेम कंपनी में। ठीक है, ये जो कंपनी वो हो सकती है, वो सेम कंट्री में हो सकती है या फिर दो अलग अलग कंट्री में भी हो सकती है। केपीओ में अगर मैं बात करूं, बहुत ही अच्छी एनालिटिकल स्किल चाहिए रहती है, टेक्निकल स्किल चाहिए रहती है, स्पेशल एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए रहता है। और केपीओ आपका जो कोर एक्टिविटी है, जो बिजनेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है और जो इंपॉर्टेंट काम नहीं होता, दोनों ही काम को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है, सबसे पहली चीज कॉस्ट कम हो जाता है। दूसरा एडवांटेज क्या, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही स्किल्ड और नॉलेजेबल एम्प्लॉइज मिल जाते हैं। ठीक है, हाई लेवल सर्विस क्या प्रोवाइड की जाती है आपके लोअर कॉस्ट में, जो आपको हेल्प करती है अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में। ठीक है, केपीओ क्या करता है, केपीओ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, किसको, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने में, टाइम को मैनेज करने में, समझ में आ गया, और कंपनी बहुत अच्छे से क्या काम करती है। फिर इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, जो सिक्योरिटी, अब यहाँ पे अगर मैं आपको इंफॉर्मेशन जाती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन शेयर होती है, तो कंपनी की जो सिक्योरिटी है वो थोड़ी रिस्क पे होती है। जो बिहेवियर होता है, जो क्वालिटी होता है आपके केपीओ एम्प्लॉइज का, वो हमेशा अच्छा हो ये गारंटीड नहीं है। ठीक है, केपीओ ज्यादा टाइम लेता और तुरंत रिजल्ट देता नहीं है, खासकर तब जब कंपनी को तुरंत क्या चाहिए रहता है, किसी भी चीज का सोल्यूशन चाहिए रहता है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है आपके लीगल इश्यूज की वजह से, लैंग्वेज डिफरेंसेस की वजह से, या फिर कल्चरल बैरियर्स की वजह से, या फिर कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। जो लैंग्वेज बैरियर्स है वो आपकी क्लियर कम्युनिकेशन और काम को क्या कर सकती है, इफेक्ट कर सकती हो। अब यहाँ पे हमारा लास्ट टॉपिक है जिसको हम लोग एलपीओ बोलते हैं। एलपीओ बेसिकली क्या होता है, आपका लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये क्या करता है, ये जो कंपनी का जो भी लीगल वर्क होता है, ठीक है, जो लीगल कंप्लायंस होता है, उसको क्या करता है, परफॉर्म करता है, ताकि जो कंपनी का कॉस्ट क्या बचाया जा सके। अब इसमें काम कैसे आते हैं, जैसे लीगल रिसर्च करना, लीगल डॉक्यूमेंट्स लिखना, या फिर लीगल एडवाइस पाना। कंट्री जैसे यूएस हो गया, यूरोप हो गया, ये क्या करते हैं, अपनी आपकी जो लीगल वर्क होती है आउटसोर्स करती है, वो कहां पे करती है, इंडिया में करती है। क्यों, क्योंकि वो कंपैरेटिवली बहुत सस्ते होते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज एडवांटेजेस क्या होता है, ये कॉस्ट बचाता है। जब कभी भी लीगल वर्क आउटसोर्स किया जाता है तो वहां पे आप कंपनी का बहुत पैसा बचता है, क्योंकि वो अगर एक लॉयर को हायर करेगी या फिर किसी और पर्सन को हायर करेगी, इंडिविजुअल को जो भी लीगल वर्क परफॉर्म करे, वो सैलरी अच्छी खासी क्या डिमांड करेगा। एक्सेस टू एक्सपर्ट टैलेंट, बट ऑब्वियसली बात है, जब हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोफेशनल को आउटसोर्स करते हैं, तो वहां पे हमें चीजें बेटर मिलती है, अच्छी मिलती है। फ्लेक्सिबिलिटी इन स्टाफिंग, यहाँ पे जो कंपनीज हो सकती है वो दोनों ही चीज हुई है, या तो वो अपने खुद को स्टाफ यूज कर सकती है, या फिर वो आउटसोर्स एक्सपर्ट को क्या कर सकती है, यूज कर सकती है। ये क्या करता है, हेल्प करता है उनको कि वर्कलोड के हिसाब से, क्लाइंट की नीड के हिसाब से क्या वो काम कर सके। डिसएडवांटेजेस क्या, प्रॉब्लम ऑफ ऑथेंटिसिटी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमें शेयर करने पड़ते हैं आउटसोर्सिंग फर्म के साथ, जो रिस्की हो सकता है।
दूसरा क्या होता है, लैक ऑफ कंप्लीट लीगल नॉलेज। आर्ट फॉर्म शायद से कई बार ये भी हो सकता है कि उनको लॉ के बारे में बहुत डिटेल में भी पता हो, शायद ना भी पता हो। कल्चर और लैंग्वेज बैरियर्स, कई बार जो कम्युनिकेशन बहुत डिफिकल्ट बन जाती है टीम के साथ, क्यों, क्योंकि टीम्स होती है वो अलग अलग कंट्रीज में होती है, तो लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे आ सकता है। ज्योग्राफिकल अडर्स, जो टाइम डिफरेंस होता है और जो डिस्टेंस होता है, वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाता है क्लाइंट और फर्म के बीच में। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा जो चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दिया, होप सबको चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ऐसी और प्लीज और वीडियो चाहिए तो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हमारे अगली वीडियो, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपने ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।